ओके ठीक होगा सर। ये सामने लिखा हुआ है, ठीक यस है। इसी तरह अगर कोका कोला की प्राइस कम होती है, तुम्हें पेप्सी पसंद थी, ठीक है, कोका कोला की दोनों 50-50 रुपए की मिल रही थी, कोका कोला की प्राइस कम होती है, तुम पेप्सी पीना चाहते थे, प्राइस 30 रुपए हो गई हाफ लीटर की, तो तुम पेप्सी डिमांड कर रहे थे पहले। तुम्हारी डिमांड क्या थी? पेप्सी की थी। यस पेप्सी छोड़कर कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो गए। यस डिमांड ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज एंड द प्राइस ऑफ कोक डिक्रीजेज, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यस। और कुछ बेटा? नहीं सर, थैंक यू। और किसी ने बेटा कुछ पूछना है? वो कोई जिंदा है? नो यस सर। सर। कोई भी जिंदा नहीं है? यस सर, बस सर जिंदा कुछ है। पूछना नहीं। ओके। मैंने एन पढ़ा दिया था, एक्सटेंट ऑफ नीड पढ़ा दिया था आपको। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जितनी हमें ज्यादा नीड होगी उतनी हम क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा जी, अब है ई। ई है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। सुने जरा गौर से बेटा। लड़कियों, आपसे मुखातिब, आपसे रिलेटेड एग्जांपल है। लड़कों आप भी सुनिएगा, समझ आ जाएगी आपको। लड़कियों को कपड़े बहुत पसंद होते हैं, उनके पास पड़े भी हों तो वो ज्यादा से ज्यादा सूट खरीदना पसंद करते हैं, ऐसे ही। यस सर। और लड़की, ओके गुड। आप घूमने गए हो फैमिली के साथ मार्केट में, आपको एक सूट पसंद आ गया, आप लेने लगे हो, वो है 6,000 रुपए का। जैसे ही आप लेने लगते हो, आपकी एक ही सहेली का गुजर वहां से होता है, वो सहेली कहती है अभी ना नहीं, यही सूट कल सेल पे लगने लगा है, कल लगने लगी है सेल, सूट 50% ऑफ पे लग जाएगा। क्या होगा? आप उस वक्त सूट लेके आएंगी? नो सर। क्यों नहीं लेके आएंगी? कल जब वो सस्ता होगा तो तब ले लेंगे ना, हमें फायदा भी तो होगा। यानी नाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस आपकी क्या है कि वो कम हो जाएंगी कल। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर क्या होता है? अगला मिनट भी ऐसे ही है ना, अगर 2:04 हुए हैं तो 2:05 भी मेरा फ्यूचर होगा। एग्रीड? यस सर। फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है बेटा? फ्यूचर की डेफिनेशन आने वाला टाइम, कल जो आनी है, कल सेल लगनी है, कल इज अ फ्यूचर टाइम। आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि कल प्राइसेस डिक्रीज होंगी, बन गई एक्सपेक्टेशन। तो जो यस आज सर। आप सूट डिमांड कर रही थी, आज आपने नहीं खरीदा, आज की डिमांड कम हो गई। जी सर। कौन सा रिलेशन हुआ? लड़कों आप भी जवाब दे सकते हो, एग्जाम्पल लड़कियों। डायरेक्ट रिलेशन हुआ। सर ये अगेन समझाना ये वाला। कौन सा वाला बेटा? सर ई वाला ये दोबारा समझ नहीं आई थी सर, इसकी ई वाली। अभी ई मैंने डायरेक्ट दोबारा, रिलेशन का सर। ये डायरेक्ट रिलेशन देखो, मुझे पता चले कल मैं मुझे आज चीज चाहिए, आज मैं मोबाइल लेने गया हूँ। लड़कों हमें मोबाइल का शौक होता है, आपसे रिलेटेड एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं आज मोबाइल लेने गया हूँ, कौन सा मोबाइल लेने गया हूँ भाई मैं? सर ओप्पो कोई सा भी लगा लें सर, ओप्पो का लगा लें, किसी का भी लगा लें। ओप्पो। ओप्पो चलो जी, आईफोन लेने गया हूँ मैं, ठीक है। जी सर। मुझे पता चलता है जी आईफोन जो है कल सेल आएगा आईफोन सेंटर वाला, और कल उसकी प्राइसेस 25% डिस्काउंट हो जाएगी, मतलब 25% रिड्यूस हो जाएगी। मैं लेने आज गया हूँ, मेरी आज की डिमांड, आई वांट टू बाय आईफोन टुडे डिमांड। अगर प्राइसेस कांस्टेंट रहे, कल मुझे पता ही ना हो कि कल प्राइसेस चेंज होनी है, तो मैं आज खरीद के आ जाऊंगा। ऐसे ही है ना? जी सर। लेकिन अगर मुझे कोई बताता है कि कल प्राइसेस कम हो जानी है, तो क्या आज वो चीज मैं खरीदूंगा? नहीं सर। नहीं खरीदूंगा। कल प्राइसेस कम होनी है, मेरी एक्सपेक्टेशन बन गई कल कम हो है, ठीक है। तो जी सर। आज की डिमांड भी तो कम हो गई ना। मैं जो चीज आज खरीदने गया था वो जी आज खरीद सर। के नहीं लेके आऊंगा, वो कल जाके खरीदूंगा। जी सर। तो ये है करंट डिमांड वर्सेस फ्यूचर प्राइसेस। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस हो कि वो कम होनी है, तो आज की आपकी उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिमांड कम हो जाती है। जी सर। दूसरी तरह सुने आप, अगर मुझे लगे
जिस तरह ये पेट्रोल के साथ होता है हमारे साथ लड़कों, कल पेट्रोल महंगा होने लगा महीने की 1 तारीख को, आज जाकर टैंकी फुल करवा लो। हम जी करते सर। हैं ऐसे कि नहीं करते? जी सर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कल हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कल पेट्रोल ने महंगा हो जाना है। हम आज जाके ज्यादा खरीद लेते हैं। हाँ, आज नहीं चाहिए हमें, जी कल सर। चाहिए, परसों चाहिए, बाद में चाहिए, फ्यूचर टाइम पे चाहिए, लेकिन हम आज जाके ज्यादा से खरीद लेते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्राइस विल इंक्रीज, टू फ्यूचर प्राइस विल इंक्रीज, टुडेज डिमांड इंक्रीजेस। डायरेक्ट रिलेशन हो गया। हाँ जी सर। जी लड़कियों समझ आया, लड़कों समझ आया? समझ आ गया जी सर। कुछ पूछना है इस बारे में? नो सर। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे 1 बाय 1 जवाब देंगे। प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। सर इनवर्स है। डायरेक्ट। इनवर्स इनवर्स रिलेशन है सर। बेटा। इनकम का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है? सर डायरेक्ट है। डायरेक्ट। डायरेक्ट। टेस्ट का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। सर डायरेक्ट। प्राइस ऑफ अदर गुड में सब्स्टिट्यूट का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है? सर डायरेक्ट है। और के केस में? सर वो इनवर्स है। इनवर्स। ओके, एक्सटेंट ऑफ नीड के केस? डायरेक्टली है। डायरेक्ट। अब वो बकर कौन है तुम्हारे पास खड़ा? छोटा सा बच्चा, बच्चा है बच्ची है? नो सर मेरे पास तो नहीं है, कहीं और से आ रही है। ये जिसके पास भी बच्चा बोल रहा है इसकी आवाज प्यारी है, दोबारा से बोले। तो बोलो डायरेक्ट। ओ, सर मेरे पास बोल रहा है। बोल रहा है, रही है? बोल रहा है। बोल रहा है। अगर अभी से इसको इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे ना तुम्हें मुसीबत डाल देगा। अभी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलना शुरू हो गया है। छोटा भाई है? नहीं मेरा भांजा है सर। अच्छा बेटा, आप फीस कितने लोगों की जमा करवाते हैं यूनिवर्सिटी में? यहाँ तो भांजे को भी एनरोल करवाओ ना। सर नहीं इसका वो नाम मुझे वैसे लिख ही के दो। रूम में आ गया तो इस वजह से। और नहीं नहीं, इसका नाम दो, निकलवा के आपको भेजते हैं। अच्छा चलो, एनीवे हम कहाँ पे थे बेटा? जी बेटा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, हम कहाँ पे थे? सर नीड पे थे, नीड। एक्सटेंट ऑफ नीड। हाँ, एक्सटेंट ऑफ नीड का डायरेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट है। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस का क्या रिलेशन है विद क्वांटिटी डिमांडेड? सर डायरेक्ट है। डायरेक्ट। डायरेक्ट है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कल प्राइसेस कम हो जानी है तो आज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अच्छा, अदर, वो जो है ना वो अदर है। अदर कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर। छोटी सी एग्जांपल, फैशन। जिस लड़कों, याद है पुराने जमाने में हमारा बेल बॉटम निकला था जीन्स की पैंटों का? यस सर। अब लेते हो बेल बॉटम? पैंट ही लेनी छोड़ दी। पैंट ही लेनी छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उस चीज का फैशन खत्म हो गया। अदर फैक्टर इज इन दिस केस फैशन इज द अदर फैक्टर। अगर किसी चीज का फैशन होगा तो लोग उसकी को ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर किसी चीज का फैशन कम होगा तो लोग उसको कम डिमांड करेंगे। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। सो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि अदर फैक्टर के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि हम फैक्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं।
सर जी ये ठीक है, वेदर भी तो हो सकता है। वेदर कर लो बेटा। अगर गर्मियों में तुम्हें कहूँ जैकेट खरीद लो, खरीदोगे? बोलो नो बेटा। सर। अगर गुच्ची की सस्ती नहीं हो जाए सर। तो फिर अगर खरीद लूंगा। अगर गुच्ची की सस्ती हो सर्दी की जाए। चीजें गर्मी में सस्ती होगी। हाँ यस सर, अगर सस्ती होगी, अगर सस्ती होगी तो फिर हम बेटा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सस्ती हो गई, रोटी खानू पैसे नहीं होंगे तो सस्तियां चीज़ां जिन्नियां मर्जी हो तो खरीदोगे? नहीं सर। आप रिसोर्सेज फिक्स हैं, आपके रिसोर्सेज फिक्स हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? ओके सर। रिसोर्सेज को फिक्स रखें ना। गर्मियों में आप एसी चलाएंगे तो उसका बिल पे करेंगे कि जैकेट खरीदेंगे सस्ती? एसी का बिल ही पे बिल करेंगे। पे कर। तो फिर लॉजिकल बातें करें ना यार। हाँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो फिर मैं खरीद सकता हूँ। अगर मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और मुझे लग रहा है कि ये आज चीज सस्ती मिलेगी तो आई शुड बाय इट। लॉजिकल बंदा, रैशनल बंदा यही करता। क्लियर? वेदर, बारिशें बहुत होती हैं। अगर बरसात का मौसम है तो ये जो बरसाती हम पहनते हैं लड़कों मोटरसाइकिल चलाते हुए, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यस सर। यस अब बात समझ आई? जरूरी नहीं है कि अदर फैक्टर में जो फैक्टर आया है उसका हमेशा डायरेक्ट रिलेशन हो। अदर फैक्टर में फैशन हो सकता है, उसका रिलेगा विद वेदर। क्लियर? ये देखे कोरोना, सर। कोरोना आया है। सर आपने सर जी बेटा, जी बेटा। रिलेशन बताया, कोई इनवर्स रिलेशन बता दें अदर वेरिएबल्स में। जंग, अगर मुल्क में जंगी हालात हो, जी ठीक है, तो डिमांड पे जी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? सर हाउ। आप बताओ। सर जंग होंगी तो ईटरी में ईटरी की डिमांड में। नहीं नहीं, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा, मैं खाने पीने की चीजों की ईट बात कर रहा हूँ बेटा। बाहर निकल के क्या? सर जी खाने पीने की चीज। खाने पीने की चीजें, बाहर जाओगे गोली लगेगी, बाहर जाके चीजें खरीदोगे तो गोली खाओगे। घर पे ही रहेंगे सर। घर पे रहेंगे तो डिमांड कम हो गई। जी सर। समझ आई? इट डिपेंड्स कि हम किस चीज के बारे की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और कौन सा फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, उससे हम निकालते हैं कि इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अदर फैक्टर मैंने यूज किया जंग का फैक्टर अगर जंगी हालात है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड मैंने की खाने की चीजों की। तो ये दोनों डिसाइड, दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि रिलेशन कौन सा होगा। क्लियर? कोरोना की एग्जांपल ले लें, कोरोना आया, मास्क महंगे हो गए, यस यस सर। सर। मास्क की डिमांड बढ़ी, यस सर। मास्क महंगे हो गए क्योंकि उसकी जरूरत थी। और अदर लोग फैक्टर कम बाहर बीमारी भी हो निकल रहे सकता है, कुछ भी हैं नहीं सर कर रहे हैं। दोनों। अब इसी कोरोना के फैक्टर की वजह से देखें, खाने पीने का काम धंधा बंद, होटल बंद, डिमांड ऑफ होटलिंग कम हो गई, बट डिमांड ऑफ मास्क और इस तरह की दवाइयां ये बढ़ गई। एक ही जी फैक्टर दो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर डिफरेंट तरीके से असरअंदाज हो सकता है। क्लियर? यस सर। जी सर। अब आप मेरे पास बैठे हैं तकरीबन 80 लोग। हम 80 लोगों में बेटा किसी को करेले पसंद होंगे, किसी को करेले नहीं पसंद होंगे। यस एग्री? सर। यस सर। यस सर। कितने के लोगों को करेले पसंद है? 70%। कोई भी नहीं बोल। 70% लोगों को करेले पसंद है। ओके, कॉपी 100 इनविटेशन, किए हैं मैं सर ये जी। इनविटेशन भेज, अच्छा मैं कॉपी करके ना चैट में भेज रहा हूँ। जो जो कॉल में नहीं आ पा रहे ना उनको बताएं कि चैट पे क्लिक करके लिंक मुझे में पसंद चले है जाएं। सर। मैंने ग्रुप की चैट में मैंने कॉपी लिंक भेज दिया। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पा रहे उनको कहें कि वहां से ज्वाइन करें।
आओ यस जी सर। आगे चले बेटा। जी सर आगे चलो। आगे जो है ग्राफ है और कैलकुलेशंस है, तो वो कैसे समझाऊं मैं आपको? सर वो लिख के ही जो जी आप सर जी, व्हाइट घर बोर्ड में यूज व्हाइट बोर्ड करते पे। हैं। घर में घर का पता बताओ बेटा, जी सर। घर का पता बताओ। सर जी व्हाइट बोर्ड दूसरे है सर घर भी में? ऐसे करते हैं, कौन से सर? कैलकुलस वाले। यार कैलकुलस वाले सर से ज्यादा हैं, मैं कहाँ का से ज्यादा हूँ जो मैं हूँ? गुजरा वाले के। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा चलो करते हैं इसका कुछ आगे, अगर हम जाएं अपने स्लाइड पे अब। अच्छा अब ना मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया है मैंने, उसको जरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? वीडियो आई है मेरी वीडियो? जी सर। वीडियो नहीं सर वीडियो तो नहीं आई कोई। वीडियो नहीं आई, ओके। क्यों नहीं आई भी वीडियो? अब आइए सर। जी सर आगे क्या नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड। सर बोर्ड। गुड, क्लियर नजर आ रहा है? सर थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, जी बेटा। थोड़ा ऊपर की बेटा तरफ क्या कर बोला लें, आपने? थोड़ा आगे कर दें। सर ठीक है ठीक है। सर मुझे क्यों नहीं नजर आ रही मेरी वीडियो? मुझे मेरी वीडियो क्यों नहीं नजर आ रही? ओके, ये सारा आपको यहाँ आ रहा है? मुझे मेरी वीडियो क्लियर नजर नहीं आ रही। जी सर जी ठीक है। सर हमें नहीं आ ये रही। जो नजर आ रही यस सर, नजर आ रही है। है? हाँ जी, यस आप नजर आ रहा है। सर सही नहीं नजर आ। क्या प्रॉब्लम है? अब कहाँ पे सही नजर आ रहा है? यहाँ पे सही नजर आ रहा है? जी सर सही आ रहे यस हैं। सर। यस सर। सर ओके, हम दूसरे मार्कर से कर लेंगे, मार्कर बड़ा हल्का है। सर बोर्ड काफी दूर है या कैमरा से। फरमाइशें नहीं पूरी होंगी। क्या दूर है बेटा? बोर्ड बहुत दूर है। नाउ यस सर सही है। सर आप कुछ लिखे ऊपर। ओए, ये मार्कर ये खराब भी है। ठीक है सर। ये वाला मार्कर है। एक मिनट मुझे ब्लैक मार्कर देखने दो। हाँ जी, ठीक है सर जी। सही है सर। यस सर। नजर आया? ओके। जी सर। अब मैं ना आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स बताए ना, इनमें सिर्फ एक ही लॉ बना है, बाकी सारा लॉ ये सिर्फ अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। लेकिन हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनीथिंग इज द फंक्शन। तुझे ब्राड टॉपिक लगता है? हैं? बता बेटा। अबरार साहब एक पूरी किताब है, टॉपिक नहीं है। सुन रहा नहीं?
क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखें जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम एंड सो ऑन, सारे फैक्टर्स मैंने पढ़ा दिए। डन? यस सर। लेकिन यस सर। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इन सारे फैक्टर्स को आपने रखना है कांस्टेंट। इन सारे फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट रखना है। तो फिर पढ़ना है, फिर देखना है प्राइस का क्या इफेक्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड पर। अब देखें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ मार्कर और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ बर्गर। हम जिस भी चीज की बात करेंगे हम इसके साथ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्कर इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द मार्कर। ओके? यस जी सर। मार्कर क्या है? मार्कर कोई भी चीज है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो उसकी प्राइस, तो किसी एक चीज की प्राइस मार्कर की प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनका रिलेशन समझाया था ना? यस सर। क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। तो एक स्टेटमेंट वो कैसे है वो भी प्रूव भी करेंगे अभी हम नंबर के साथ कि वो इनवर्स रिलेशन से है। लेकिन ये बात आप मान गए, अगर प्राइस ऑफ मार्कर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्कर डिक्रीज होगी। अगर क्योंकि हम महंगी चीज नहीं खरीदते, यहाँ प्राइस ऑफ मार्कर अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्कर इंक्रीज होगी। ऐसे ही है। सपोज करें ये मेरे हाथ में मार्कर है 3-4 कलर के, मेरा काम है मार्कर से, आज नहीं तो कल मुझे मार्कर तो चाहिए ही चाहिए ना? मानते हो? यस सर। मुझे मार्कर पढ़ाने के लिए हमेशा चाहिए। मैं जाता हूँ मार्केट में, बंदा मेरा जानने वाला कहता है बड़ा साहब मार्कर होने लगे जे महंगे। आप क्या करें, आपको अगर चाहिए मार्कर तो ज्यादा से खरीद लें। ठीक है? यस सर। यहाँ यूं कह ले कि मार्कर हो गए हैं महंगे। करंट की बात करते हैं। मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं डब्बा लेने जाता हूँ मार्कर का, मेरे जेब में 1000 रुपये है। यस सर। 1000 रुपये का डब्बा आ जाता है। पहले आता था, अब मैं मार्केट जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक डब्बा दे दो मार्कर का। वो मुझे मार्कर का डब्बा देते हुए कहता है सर 100 रुपया हो गया। मेरे पास तो है ही 1000 रुपया। अब मैं क्या करूंगा? प्राइस ऑफ मार्कर इंक्रीज हो गई ना, पर मार्कर की प्राइस अगर निकालूं या डब्बे की प्राइस इंक्रीज हो गई, 1000-1500 हो गई। मेरे रिसोर्सेज फिक्स हैं, मैंने कहा रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। ओके? यस सर। तो मैं क्या कहूंगा, क्या मैं डब्बे मेरे पास 500 तो है नहीं, तो फिर मैं डब्बे में से मार्कर ही कम करवाऊंगा ना? यस सर। यस तो सर। क्वांटिटी डिमांडेड फिर कम हो गई, प्राइस ऑफ मार्कर इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। यस डन? सर। यस सर। इसी एग्जांपल को इस तरह लेते हैं, मैं जाता हूँ मार्केट में 1000 रुपया लेके मार्कर का डब्बा लेने के लिए। डन? पहले 1000 रुपये का मार्कर का डब्बा आता था, कोई अजूबा हुआ है, प्राइसेस ऑफ थिंग्स डिक्रीज होना शुरू हो गई है मार्केट में पाकिस्तान के अंदर, तो अब वो मुझे कहता है राज साहब ये ले 200 रुपया। मैं कहता हूँ यार 200 से भी मार्कर दे दे। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्राइस ऑफ मार्कर डिक्रीज हुई, प्राइस ऑफ मार्कर डिक्रीज हुई तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई। पहले मैं 10 डब्बे में 10 मार्कर होते हैं, 10 ले रहा था, अब मैंने 200 के और मार्कर ले लिए। एग्रीड? सर लेकिन एक क्वेश्चन है, जी बेटा। अगर क्वांटिटी भी कांस्टेंट चाहिए ना, आपकी जो एक्सटेंड ऑफ नीड वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर आपकी मेरी शिद्दत कोई नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने जी बोलो। अगर आपकी एक डब्बे की नीड है तो आपकी वो उतनी ही रहनी चाहिए, अगर प्राइस बेशक कम भी हो जाती है तो। क्या मैं एट अ टाइम एक डब्बे के मार्कर यूज कर रहा हूँ पढ़ाते हुए? मेरे लिए एक मार्कर है। जी सर। ये भी तो सोचो, मैं तो पहले ही एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना ना पड़े बाजार। सही। ठीक है? मैंने कहा रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। जब आपने इकोनॉमिक्स के अंदर या माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या जब आप स्टैट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं
तो आपने एक चीज नोट की होगी, जिन दो वेरिएबल्स को इक्वेशन के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं तो बाकियों को कांस्टेंट रखते हैं, करते हैं कि नहीं करते? जी सर। इस चीज को स्टडी किया गया क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का, क्योंकि प्राइस का बहुत असर करती है आपकी डिमांड के ऊपर। इस चीज को स्टडी किया गया और एक स्टेटमेंट बना दी गई, लॉ बना दिया गया, द डिमांड एक्सपैंड with the fall in the prices and contracts with the rise in prices। fall का क्या मतलब? number of unit that you are demanding decrease हो रही है। rise का क्या मतलब? number of unit that you demanded increase हो रही है। ठीक है, क्लियर? यस सर। या एक सादा सी जुबान में हम कहेंगे डिमांड इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। सिट्रस पैरिबस, सिट्रस पैरिबस यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है बाकी चीजों को कांस्टेंट रखे। remaining things demand is a decreasing function of price if remaining things are constant, citrus paribus। अब देखें, डिमांड इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस, क्या मतलब? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर मैं इस चीज को, ये जिसकी भी आवाज है बंद करें भाई, अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस को एक, क्यों नजर नहीं आ रही? मैं आगे बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यार। इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लेके आना चाहूं तो बेटा इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा पी। ये लिखा है, रोशनी ज्यादा थी, अब अल्फा क्या है? रोशनी कम है मैंने तो कुछ नहीं किया सर, बट रोशनी पता नहीं क्यों कम हुई है एकदम से ना, पहले रोशनी थोड़ी ज्यादा थी बोर्ड पे। भाई ये फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा सारी लाइटें ऑन, सारी लाइटें ऑन है यार। ये इक्वेशन नजर आ रही है आपको? जी सर। जी सर। ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं। वो फंक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है ऊपर वाला, और नीचे वाला किस में लिखा हुआ है? इक्वेशन फॉर्म में। अल्फा बीटा आपने पढ़ा होगा मैथ, स्टैट्स, कैलकुलस वगैरह के अंदर। अल्फा क्या होता है? आपने इक्वेशन पढ़ी है ना? x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y, बीटा 1 y प्लस बीटा 2 z। कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। ये क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। ये तीनों जो अल्फा और बीटाज हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? और इन पैरामीटर्स में ये अल्फा जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये वेरी करते हैं। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z। एग्रीड? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ये वाली पे ग्रीन बॉक्स के अंदर नजर आ रही है। अगर प्राइस में 1 रुपए का फर्क आता है तो ये बताएगा बीटा कोफिशिएंट क्वांटिटी डिमांडेड में कितने रुपए का फर्क आएगा। एग्रीड? अगर ये 1 होगा, अगर ये बीटा कोफिशिएंट 1 होगा, मैंने बीटा की जगह मान लिखा है, तो 1 रुपए का फर्क आएगा प्राइस के अंदर, तो ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड पे भी 1 यूनिट का फर्क आएगा। अगर ये 2 होगा तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना फर्क आएगा क्वांटिटी डिमांडेड पर। ऐसे ही है ना? हेलो? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई मसला? ये इक्वेशन की समझ आई है अगेंस्ट। कौन सी इक्वेशन बेटा? ये अल्फा बीटा, ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू अल्फा वाली? यस सर। आपकी किताब में लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस और सिट्रस पैरिबस। सिट्रस पैरिबस का मतलब रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, जो मैंने आपको पहले
नहीं है। इसको अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा ऑफ प्राइस। क्लियर? अगर कोई चीज क्वांटिटी, चले इतना ही समझे, वो छोड़ दें। क्लियर यहां तक? अब क्या है, ये बीटा क्या बताता है? दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस। हाँ जी, ये बात समझ आई? बीटा कोएफिशिएंट इज द सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस। अगर प्राइस में इतने यूनिट का चेंज होगा, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, बीटा तो चेंज नहीं होगा। सपोज अगर बीटा की वैल्यू 1 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, यहाँ मैं 1 पुट करूंगा और यहाँ पर अगर 1 यूनिट चेंज होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हम सपोज कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 इंटू, अगर प्राइस में 1 यूनिट का चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितने यूनिट चेंज होगा? 1। ठीक है? ये अगर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाली डेफिनेशन है। कौन सी? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टैट्स में पढ़े थे सेकंड ईयर में। तो पुत्र वही है, इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ही होते हैं। ये भी प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था। यस सर। क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। जितने भी इक्वल के राइट साइड पे वेरिएबल्स होते हैं लिखते हुए, राइट साइड के वेरिएबल जितने भी होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ओ सॉरी, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके? यस सर। अब आपने ये वाला फंक्शन जहन में रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड इज। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं अब आपको। सर ये बी किस बेस पे चेंज होता है? अल्फा बीटा, जो बीटा किस चेंज पे? बेटा ये स्टैट्स की कहानी है, ये स्टैट्स की कहानी है। अल्फा की वैल्यू आपने स्टैट में निकालना, एफ स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा स्टैट्स के अंदर? कौन सा सर? एफ स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम बीटा कैलकुलेट करना सिखाते हैं। रिग्रेशन लाइन होती है। यस सर, यस सर। रिग्रेशन लाइन के साथ साथ हम बीटा कैलकुलेट करना भी सीखते हैं। वो बीटा का एक फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो सारा स्टैट का काम है। वो सारा स्टैट का काम है। इन माई कोर्स अगर आपको बीटा की बात हो रही है या अल्फा की बात हो रही है तो वो गिवन होंगे, क्योंकि मैं उससे अगली चीज पढ़ा रहा हूँ अब। ओके सर। ठीक है, चलो जी, एक एग्जांपल है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? वीडियो के अलावा स्क्रीन शेयर हो रही है? ये एग्जांपल नजर आ रही है? यस सर। ये वाली अगर 1 kg ये है जी प्राइस, द मेनी थिंग्स आर कांस्टेंट, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ राइस। क्लियर? लॉ के मुताबिक, लॉ कहता है प्राइसेस बढ़ती हैं, मार्केट में प्राइस 10 रुपए है। जरा वैल्यूज बोलिएगा प्लीज। दस, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 50। यस सर। अच्छा, ये सामने टेबल बना हुआ नजर आ रहा है आपको? यस सर सर। सामने चेयर आई हुई है सर, उसके वजह से एक मिनट focus नहीं हो रहा। एक मिनट बेटा। अब सही है। परसेंट है। मार्केट में अगर राइस की प्राइस 10 रुपए है तो मैं 50 केजी राइस लेके आऊंगा। 20 रुपए है तो मैं 40 केजी राइस लेके आऊंगा। 30 रुपए है तो मैं 30 केजी लेके आऊंगा। 40 रुपए है तो 20 केजी एंड 50 रुपए है तो मैं महीने के लिए 10 केजी लेके आऊंगा। हो क्या रहा है? ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। प्राइस अगर बढ़ेगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपको नजर आ रही है? जी सर। इस चीज को ये लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर रहे हैं ना।
जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इज द क्वांटिटी डिमांडेड इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जाएगी विद द सिट्रस पैरिबस। अब ये लॉ को भी प्रूफ कर रहा है। इसको अगर मैं ग्राफिकल बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ की लाइंस आपको नजर आ रही हैं? यस सर। दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज योर प्राइस। क्लियर? यस सर। स्केलिंग करनी आती है आपको ग्राफ की? यस सर। बेटा जी आपको स्केलिंग करनी आती है ग्राफ की? मेरे पास ये डाटा है, ये टेबल में जो डाटा गिवन है, तो स्केल बनवाए मुझसे। फिर एक्स एक्सिस पे क्या स्केल बनेगा, वाई एक्सिस पे क्या स्केल बनेगा? सर प्राइस वाला एक्स एक्सिस पे बनेगा। प्राइस वाला नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में ये जरा उल्टा है। इकोनॉमिक्स में ये जिन्होंने लॉ दिया था उन्होंने डिमांड को एक्स एक्सिस पे लिया था, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस को वाई एक्सिस पे लिया है। तो अगर 10 20 ये इक्वल स्केलिंग होनी चाहिए, बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। 30 40 50 60। बेटा ये शोर जिसके माइक से आ रहा है ना, प्लीज बंद कर लें, ठीक है? इसी तरह मैं इसकी भी स्केलिंग करता हूं। 10 20 30 40 50 60। अब मेरे पास डाटा क्या है? मार्केट में प्राइस कितनी है? मार्केट में प्राइस कितनी है? 10। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 50। ये देखिए, इस 10 वाली लाइन को लेके जाऊंगा, ये पॉइंट लग गया? यस सर। ये पॉइंट लग गया। इसी तरह मैं सारे पॉइंट लगाऊंगा। 20 प्राइस है मेरे पास, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 40। 40। तो इसका मतलब 20 के ऊपर और ये पॉइंट लग गया। यस। इसी तरह 20 के ऊपर 30 पे पॉइंट लगेगा, 40 के ऊपर 20 पे पॉइंट लगेगा, और 50 के ऊपर 10 पे पॉइंट लगेगा। ऐसे पॉइंट लगेंगे और आपकी जो लाइन बनेगी बेटा जी वो कुछ बन जाएगी। लाइन नजर आई आपको? यस सर। ये कहलाएगा डी। बेटा ये मुझे ना प्लीज शोर की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे जिसका शोर आ रहा है मैं उसको मीटिंग से निकालूं। जी बेटा। सर वो कुछ बच्चे हैं वो मीटिंग में आ रहे हैं। हो गए? बेटा आपको सामने डिमांड कर्व नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। याद रखना डिमांड कर्व हमेशा डिक्रीजिंग लाइन बनेगी। डिक्रीजिंग लाइन का मतलब क्या? ये लाइन डिमांड कर्व इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, लेकिन कभी ये वाला डिमांड कर्व नहीं बनेगा। इस तरह कभी डिमांड कर्व नहीं बनेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन बन सकता है, डिक्रीजिंग कर्व बन सकता है, सॉरी इंक्रीजिंग कर्व बन सकता है और डिक्रीजिंग कर्व भी बन सकता है, बट ये ओपोजिट नहीं बनेंगे। ये वाली चीज कभी नहीं बनेगी डिमांड के अंदर। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर, डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। किसने कहा डायरेक्ट रिलेशन है? पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं मैं यार, क्या बातें कर रहे हो? किसने कहा है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है? कोई एक बंदा बताओ मुझे। लेकिन एक साथ चेंज हो रहे हैं ना। तो बेटा स्ट्रेट लाइन ही है ना, जो मैंने एक्चुअल ग्राफ बनाया डाटा को देख के, वो स्ट्रेट लाइन ही है। डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी या कर्व बनेगा, लेकिन कर्व बनेगा तो बनेगा हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड ही। इसी तरह इस तरह कभी नहीं बन सकता।
ओके यस सर। ठीक हो गया। लॉ ऑफ डिमांड समझ आया? सर अच्छा, डिमांड जो है इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, वो आगे के अजम्पशंस पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज बताता हूँ। अच्छा जी, हमें क्या चीज चाहिए? हम चार हैं, हमें क्या चीज चाहिए? कोई एक प्रोडक्ट बताओ, उसकी डिमांड का हम स्टडी करते हैं। इंटरनेट। चलो ठीक है, इंटरनेट। बल्कि आगे आपकी बुक में इसकी एग्जांपल है और कोई? अगर ज्यादा बंदों की डिमांड मिल जाए तो मार्केट की डिमांड बन जाती है। ये एग्जांपल है बेटा, ये लेके चलते हैं, ये वाली एग्जांपल। चलिए ठीक हो गया सर। देखें, मेरी बात सुने। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो डिमांड है ये एक बंदे की एक पर्टिकुलर चीज के बारे में है। ये डिमांड मेरी थी राइस के बारे में, एग्रीड ना? यस सर। अब आप ये किताब में लिखा हुआ है, एक बंदे का नाम आमिर लिखा है, एक आजम लिखा है, एक नैयर लिखा है, ठीक है? अगर मार्केट में प्राइस 10 रुपए होती है तो आमिर 50 यूनिट चाहिए, 50 केजी चाहिए, लेकिन 10 रुपए प्राइस के ऊपर जो आजम है वो 60 केजी ले रहा है और नैयर भी 50 केजी ले रहा है। अब मैं सपोज करता हूँ पूरी मार्केट में ये 3 बंदे ही हैं जो कि ये राइस को डिमांड कर रहे हैं, तो ये टोटल मार्केट डिमांड बन जाएगी? यस सर। अगर किसी मार्केट में 3 बंदे ही खरीदार हों किसी एक पर्टिकुलर चीज के, तो वो पूरी मार्केट बन जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की। मेरे इस वाली एग्जांपल के केस में राइस है, राइस में ये 3 बंदे ही हैं जो 50 केजी, 60 केजी और 50 केजी डिमांड कर रहे हैं एट 10 रुपीज प्राइस। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इन सबकी डिमांड को ऐड कर लूं तो टोटल मार्केट डिमांड बन जाएगी? यस सर। अगर मार्केट में, चले मुझे बताएं फिर, अगर मार्केट में 10 रुपए प्राइस हो और मार्केट में ये 3 बंदे ही मौजूद हों और आमिर की 10 रुपए के ऊपर डिमांड 50 केजी हो, आजम की 60 केजी हो और नैयर की 50 केजी हो, तो टोटल मार्केट की डिमांड क्या बनेगी? 160। सिंपल, ऐड देम ऑल, 160। ठीक है? कर्व, यस सर। अगर मैं डाटा यूज करूं आमिर वाला, जो कि यही वाला है, एक्चुअली यही है, आमिर का कर्व ये बनेगा, ठीक है? आमिर का कर्व यही बनेगा ना? यस। यस सर। आजम का डाटा आपके सामने नजर आ रहा है, मैं लिखता नहीं हूं। कहां तक गया? 60 तक गया, ठीक है। और ठीक है, 10 रुपए पे आजम कितने डिमांड कर रहे हैं? 60। आजम का कर्व बनाते हैं, ये देखें। ये कुछ स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो गए, ऐड कर। मेरे पास सारे ऐड हैं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो ऐड नहीं है। अच्छा बच्चों, आपके पास ये वाला डाटा मैं यूज कर रहा हूँ आजम का। 10 रुपए पे आजम का डिमांड करते हैं 60 केजी, 20 रुपए पे 55 केजी एंड सो ऑन। आपने मुझे ये लाइन बनवानी है। 10 रुपए अगर प्राइस है तो कितनी डिमांड की जा रही है? 60 केजी। तो ये नुक्ता बन गया यहाँ पर। 20 रुपए पे कितनी की जा रही है? 55 केजी। ये बन गया तकरीबन यहाँ पर 30 रुपए पे, 30 रुपए पे की जा रही है जी 50। ये बन गया तकरीबन यहाँ पर, आगे सॉरी यहाँ पर 40 पे, 45 और 42, 45, 40 रुपए पे 45, ये बना 42, ये बना। बड़ा छोटा सा डिमांड कर बन रहा है इसका। तो अगर इसी डाटे को मद्देनजर रखूं तो बेटा मेरी लाइन जो है ये लाइन बनती है, ये बन रही है। ये किसकी डिमांड कर बन गया? ये है आमिर भाई का, ये आमिर का डिमांड कर्व है और ये आजम का डिमांड कर्व है, ठीक है? जी सर। यस सर। ओके,
इसी तरह तीसरा कर्व भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? सर ओके, मैं अभी ज्वाइन किया मीटिंग, तो ये अलग-अलग बनाना है कि हर किसी की डिमांड एक ही ग्राफ पे आ सकती है? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बेटा। ड्रॉ द डिमांड का डाटा गिवन होगा, सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा, वो कहेगा ड्रॉ द डिमांड कर्व ऑफ आजम, तो आपको सिर्फ आजम का बनाना है। ड्रॉ ऑल द डिमांड कर्व, तो आपको आजम, आमिर, नैयर और मार्केट सारे बनाने हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन अगर मल्टीपल डिमांडेंट्स का हो कि आमिर का भी और आदम का, कि हर किसी का ग्राफ अलग-अलग बनाएंगे? नहीं, लिखा होगा। मेरे सवाल बड़े क्लियर होते हैं। ड्रॉ द टू सेपरेट ग्राफ ऑफ डिमांड कर्व ऑफ आमिर एंड आजम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिमांड कर्व ऑफ आमिर एंड आजम। दोनों एक ही इकट्ठे बनाने हो, फिर कैसे बनाएंगे? बेटा मैं वही तो समझा, ये दोनों इकट्ठे नहीं बनाए मैंने। सर अब हम अभी लेट एंटर हुए हैं ना, हम पहले अंदर एंट्री नहीं हो पा रहे थे। ओके सर, ओके। वो साथ में छोटी लाइन दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि ये मैंने एक ही ग्राफ पे दोनों के डिमांड का बना दिया बेटा। अभी तीसरा मार्केट का बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, शुरू से सेम है। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्राइसेस ले रहा हूँ और जिस बंदे का डिमांड देख रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड देख रहा हूँ, उसके क्वांटिटी डिमांडेड को पुट कर रहा हूँ ग्राफ के ऊपर। ऐसे ही है ना? अगर आप इस वाले टेबल पर जाएं, इस वाले टेबल पे बोला, अगर आप इस वाले टेबल पे जाएं, स्क्रीन पे जाइए, जी सर, आ रहा नजर। इसका कर्व आपको बनाना आ गया 50, 40, 30, 20, 10। इसका फिगर ये आपको फिगर्स के हिसाब से आप पहला ब्लैक कलर का डिमांड कर्व, इन फिगर्स के हिसाब से ब्लू कलर का डिमांड कर्व। मैंने कहा टोटल मार्केट की डिमांड मालूम करने का, अगर मार्केट में 10 रुपए प्राइस हो तो टोटल मार्केट की डिमांड कैसे निकलेगी? क्योंकि मार्केट में है ही तीन बंदे, 50 जमा 60 जमा 50 इज इक्वल टू 160। एग्रीड? यस सर। यस सर। अगर मार्केट में 20 रुपए प्राइस हो तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी होगी? 40 प्लस 55 प्लस 35 इज इक्वल 130 एंड सो ऑन। कैलकुलेट कर लेंगे ना अब आप टोटल मार्केट, अगर आपको डाटा गिवन हो तो। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। अगर मैं कहूँ जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मार्केट डिमांड एज पर द टेबल, तो बना सकते हैं? यस सर, बना लेंगे। जल्दी से अपने अपने पास बनाइए, हरी अप, अपने पास बनाइए। अगर नहीं बन रहा तो बताइए। सर ये टोटल मार्केट डिमांड का? जी, टोटल मार्केट डिमांड। बन गया? 1 मिनट। बेटा एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ व्हाइट बोर्ड आपकी आसानी के लिए किया है, तो प्लीज आप, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, आप भी पूरी कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। बस फर्क सिर्फ ये है कि आप मुझे या मैं आपको नहीं देख पा रहा, बाकी सारी अरेंजमेंट फिजिकल क्लासरूम जैसी हैं। ओके? सर स्ट्रेट डिक्रीजिंग है, स्ट्रेट डिक्रीजिंग।
सर स्ट्रेट डिक्रीजिंग ग्राफ है। हमेशा डिमांड का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। किसी भी चीज की आप करें ना, चाहे वो अबरार की डिमांड हो अबाउट अ मार्कर, या अबरार की डिमांड हो अबाउट कॉफी, या अबरार की डिमांड हो अबाउट टी, या असलम की डिमांड हो अबाउट टेबल, किसी भी चीज की किसी भी बंदे की डिमांड का ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ तक कोई मसला? सर काइंडली ये ग्राफ सर शुरू से बना के दिखा दें सर, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा है। नए बच्चों, चलो मुझे डाटा लिखवाओ। प्राइसेस तो यही है। मैं अब क्या बनाने लगा हूँ? टोटल मार्केट का ग्राफ बनाने लगा हूँ। बेटा 10 रुपए प्राइस तो टोटल मार्केट का क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 160। वो बोलो 160। 20 रुपीज से कितनी है? 130। 130। 30 रुपीज से 105। 105। 40 रुपीज से 85। 85। 50 रुपीज से 70। 70। 70। आपको पता है ये 160 30 105। यस सर। प्लस करके हाँ, जितने मार्केट में बंदे थे वो पर्टिकुलर चीज डिमांड कर रहे थे, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द पर्संस आर रिप्रेजेंटिंग टोटल मार्केट। तो उनको सबको ऐड कर दें। सिंपल सी बात है। 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 10 बंदे हो, 50 बंदे हो, 100 बंदे हो, 1000 बंदा हो, सबकी डिमांड को ऐड करना शुरू कर दें। मुश्किल काम है। मैं भी आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, आप उससे चाहे 10 लाख बंदे हो आप कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेट मार्केट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अभी हम करते हैं। अब 10 रुपए अगर प्राइस है, ये जो भाई लेट हुए हैं, अच्छा हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। 10 20 क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करनी पड़ेगी। इसका स्केल मुझे चेंज करना पड़ रहा है। मिनिमम 70 है, मैक्सिमम 160 है। तो स्केल बेटा, अच्छा बात सुने, आपको यहाँ पर ये जो लाइन नजर आ रही है, ये जो अभी मैंने बनाया एक्स एक्सिस पे, ये यस सर। ये इसका मतलब पता है? सर नहीं। ओरिजिन ये जो हार्ट बीट टाइप, ये 0 है, ओरिजिन 0 है। आपको अच्छा, पता ना ए बी सी डॉट 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 जी, इसका क्या मतलब है? सी से जी के बीच में पूरी एबीसी ऐसे ही है ना। 0 और ये पहले स्केल के बीच में इन्फिनिट नंबर्स। इन्फिनिट नहीं, 0 और पहला स्केल मिनिमम 70 है। हाँ चलें 70। इसका मतलब ये है, ये मैंने थोड़े से इस तरह ये वाली लाइन बनाई है, ये वाली जो लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन में और बीच में जो स्केल है वो इसमें मौजूद है, लेकिन मैंने शो नहीं किया। ओके देखिए 0 से 70। डी डैश का क्या मतलब है? ये जो फिगर 4.1 है बुक पे, बुक पे फिगर 4.1 पे 4.1 पे डी डैश का क्या मतलब है एक्सिस के एंड पे? मुझे 4.1 तो ढूंढने दे। पेज नंबर बोल। 53 एक्स एक्सिस के एंड पे डी डैश है। ये किसको डिनोट करता है? ये आपकी बेसिकली इन्होंने डिमांड को शो किया हुआ है। मतलब D1 शो कर लो, D2 शो कर लो, नाम देना कुछ भी दे सकते हो आप, जिस तरह मैंने डी आमिर और डी आजम दिया था। तो बेटा ये 70 30 का स्केल रखूं? नहीं 20 का स्केल रखता हूँ। 70 90 110, 110 के बाद आता है 130, 130 के बाद 150 और 170। ठीक है, और स्केल चलता रहेगा आगे 180। डन? क्लियर? यस सर। 10 रुपए प्राइस है तो कितना डिमांड कर रहा हूँ? मार्केट में टोटल डिमांड कितनी है? 160। ये लाइन बन गई, ये पॉइंट बन गया। 20 रुपए पे बन रहा है 130, ये बन गया। और 30 रुपए पे बन रहा है 105, तकरीबन यहाँ पे आएगा। 40 रुपए पे बन रहा है 85, वो आएगा यहाँ पर।
और 50 रुपए में बन रहा है 70, वो आएगा यहाँ पर और आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट। कुछ ऐसा। ओके, यस सर। सर ये एक किसका क्वेश्चन बनाया मैंने? एक मिनट, ये मैंने बनाया डी मार्केट। डी डैश नाम देना है, नाम डी डैश दे दो। डी मार्केट नाम देना है, डीएम दे दो। कोई भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन डी जरूर लगाना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा कि प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे लेना है और डिमांड को एक्स एक्सिस पे। ये सिर्फ सप्लाई इसी में है, इकोनॉमिक्स में। नॉर्मली जनरली होता क्या है, जनरली होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे होता है। बाकी हर जगह पर फिजिक्स हो जाए, मैथ्स हो जाए, कैलकुलस हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। ओके सर। ये बाबाए इकोनॉमिक्स जो है ना, एडम स्मिथ साहब जी, उन्होंने चलो तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे सवाल से है। हम आई के साथ एम क्यों लगाते हैं, इज क्यों नहीं लगाते? सर वो तो वैसे भी इंग्लिश के रूल है, आई एम। समझ जाओ, क्यों नहीं लगाते? हालांकि आई और ही इज और आई इज होना चाहिए ना जी। लॉजिक तो यही बनती है। एम बीच में घुसेड़ा हुआ है। सर जी जिनकी जुबान का रूल है, तो फिर जिसने इकोनॉमिक्स बनाई उसका रूल है, बात खत्म। क्या ख्याल है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ओके, अच्छा एक बात याद रखिएगा, टोटल मार्केट डिमांड का कर्व हमेशा इंडिविजुअल डिमांड से ऊपर बनेगा। सपोज करो ये आजम की डिमांड है, ये आमिर की डिमांड है, ये नैयर की डिमांड है, तो मैंने अभी इससे पहले दो कहे थे ना, वो हमेशा इससे नीचे बनेंगे क्योंकि वो कम डिमांडेड क्वांटिटी है ना, क्वांटिटीज है ना। यस सर, यस सर। ओके, यस सर। अच्छा जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक और चीज पढ़ाई है, ये बता दूं सर? ये हमें सिर्फ ग्राफ दे कि कैसे पता चलेगा कि हम डिक्रीज आ रहे हैं कि इंक्रीजिंग आ रहे हैं? जो ग्राफ इस तरह होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हो तो डिक्रीज कर रहे होते हो, इंक्रीज कर रहे होते हो हाइट में? डिक्रीज कर रहे थे। तो ये देखो, ये पहाड़ी की स्लोप है, नीचे उतर रहे हैं हम, और ये जो है ये चढ़ाई है, ये हम ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। ओके, यस सर। मिटा दूं ये? मैं ना बहुत सारी बातें बीच में आपको वो भी बता रहा हूँ जो कि आपकी किताब में नहीं है, ठीक है? तो आपने लेक्चर ध्यान से सुनना होता है और उनको पल्ले बांध लेना होता है। मेरे एमसीक्यूज उन्हीं में से होते हैं, और अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो तो फिर बेटा सारे एमसीक्यूज मेरे बोले हुए होंगे इंशाल्लाह, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ। सर वो 3 बज गए हैं, क्लास है नेक्स्ट। अरे पर यार की करनी अगली क्लास लेके, आई एम इन अ मूड टू टीच यू पीपल। फिजिक्स पढ़ के करना सर, फिजिक्स है। CR अपने टीचर से 15 मिनट का टाइम ले लें प्लीज, मैं ये टॉपिक क्लोज करना चाहता हूँ। कैन यू? हेलो हेलो, अब कोई बोलेगा नहीं। सर टीचर मैं को उनको बोल मैसेज दीजिए। करती हूँ, मैं आपको कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। पता नहीं वो एग्री करती हैं कि नहीं। कौन है सर टीचर? मैम हुमैरा का लेक्चर है, मैं उनको करती हूँ मैसेज। मैं चलो ठीक है, ओके। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अभी हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनीथिंग इज द फंक्शन ऑफ P, लॉ ऑफ डिमांड है, ये ऐसे ही है ना? इसको मैंने क्वेश्चन में लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा P, लिखा ना? और बोलो तो सही, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा इसलिए आपको कह रहा हूँ बोले।
यस सर। ओके, यस सर। आपने ये भी पढ़ा है कि हैज अ इनवर्स रिलेशन विद द क्वांटिटी डिमांडेड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर, पढ़ा है। यस सर। इक्वेशन में कहाँ शो हो रहा है? इक्वेशन में कहाँ हो रहा है? हो रहा है कहीं पे शो? जो इसका जवाब देगा उसको मैं नंबर दूंगा, 5 नंबर उसके लिए। बीटा में बीटा में कहाँ शो हो रहा है? ये कौन बोला? पहले बंदे का नाम बताओ। बीटा भाई नंबर बताएं और रोल नंबर और नाम बताएं। मोहम्मद उस्मान 223 रोल नंबर 23 रोल नंबर 23 23। मॉर्निंग के बच्चे हो? सर फारिस, इवनिंग तो पूरा रोल नंबर बोलना फिर बेटा। 23 क्या? 19 223 223। आफ्टरनून की जीआर कहाँ है बेटा? कौन है? सर मैम कह रही है ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आफ्टरनून की जो जीआर है ना वो रोल नंबर 223 के नंबर लिखेगी अगर मैं देता हूँ उसको तो, ठीक है सर। बेटा? आपने बोला 223, नाम क्या है बेटा? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आपने बोला बीटा में शो हो रहा है। कहाँ पे बीटा में शो हो रहा है बेटा? जरा क्वेश्चन सामने लिखिए, बताओ। सर आपने पीछे बताया था कि एक अगर इंक्रीज होता है तो बीटा में क्वांटिटी डिमांड फिर उस पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बीटा हमेशा यही शो करता है, लेकिन इनवर्स रिलेशन कहीं पे शो हो रहा है। बीटा को मैं क्या लिखूं? ये लो, बीटा की वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको, ये लो, बीटा इज इक्वल टू 2, सपोज योर बीटा इज 2, तो इनवर्स रिलेशन कहाँ पे शो हो रहा है? सर बीटा की प्राइस बढ़ गई है ना तो डिमांड कम हो जाएगी। सर मैं बता सकता हूँ। बेटा ये तो तुम कह रहे हो, मैं सर कह मैं रहा हूँ। बता सकता हूँ जी सर, बेटा बोले। अल्फा को हम कांस्टेंट रख देंगे। आप तो फिर क्वांटिटी D इज इक्वल टू कांस्टेंट 2p हो जाएगा। 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा उसके, तो फिर वो इनवर्स बन जाएगा। 2 नीचे चल जाएगा, बीटा नीचे चल जाएगा, तो फिर वो QD अल्फा को इनवर्स हो कांस्टेंट, जाएगा। सुन पुत्र, सुन मेरी बात सुन। जी अल्फा को कांस्टेंट कितना रखूं? वैल्यू भी दे दे कोई एक कांस्टेंट की। जीरो एक रख देता हूँ, चलो। ठीक हो गया। 0 नहीं रखनी है, 1 रखनी है। 1 रख दी, ठीक है। ठीक अल्फा है। कांस्टेंट वैल्यू आ गई। बीटा जी। मैंने 2 रखा हुआ है, 2p, ये दोनों जमा हो सकते हैं? नहीं सर, लेकिन नहीं सर हो P सकते। नीचे चल जाएंगे। क्वांटिटी डिमांडेड -1 डिवाइड बाय 2, तुम्हारा p ये बन जाएगा इसके बाद। ऐसे ऐसे ही कह रहे हो? यस सर। ऐसे ही कह रहे हो ना? तो बेटा इनवर्स कहाँ पे शो हो रहा है? सर वो जो इनवर्स बीटा तो फिर जो है शो वो नहीं हो नीचे रहा। चल गया। जी बेटा बीटा नीचे जल्दी से चल करो, गया। गूगल कर लो। और नहीं है बेटा, आप गलत कह रहे हैं। सर मैं एक्सप्लेन करूं? जी बेटा। सर अगर मिसाल के तौर पे बीटा की 2 है ना वैल्यू, और प्राइस जी बढ़ी है, प्राइस उससे हाँ जी मल्टीप्लाई होगी, जी एक नई वैल्यू आएगी और फिर वो क्वांटिटी से डिवाइड होगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये पहले वाले भाई भी यही बोल रहे थे बेटा। जी सर। हमने क्या पढ़ा है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है इसके बढ़ने से, ऐसे ही है ना? यस सर। तो बीटा शुड शो अ नेगेटिव इफेक्ट, एग्रीड? बीटा शुड शो अ नेगेटिव इफेक्ट। अगर बीटा की वैल्यू 2 है और p का रिलेशन क्वांटिटी डिमांडेड के साथ इनवर्स है, तो 2 के साथ माइनस साइन आएगा, यानी कि यहां पर बीटा के साथ बीटा p। अब ये एक जनरल इक्वेशन है, अगर ये इनवर्स रिलेशन रख रही है तो बीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, क्लियर? अब होगा क्या? ये माइनस प्लस क्या बन जाएंगे? बीटा के साथ अगर माइनस है, माइनस प्लस होकर क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा पी। अब आपका लॉ ऑफ डिमांड इक्वेशन फॉर्म में कंप्लीटली शो होना शुरू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इनवर्स रिलेशन भी हो गया। यस सर। यानी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना फर्क आएगा, माइनस फर्क निकाल देता है।
क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। ओके यस सर। ओके, यस सर, यस सर। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। नहीं डिमांड फंक्शन नहीं, इसको क्या बोलते हैं बोला? लॉ ऑफ हाँ डिमांड फंक्शन ही बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन। जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं बोलता हूं सपोज आमिर की बात कर रहे थे ना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आमिर ऑफ राइस इज द फंक्शन ऑफ 12 माइनस बीटा की वैल्यू है 1.5 और पी। अगर मैं आपको पी की डिफरेंट वैल्यूज दे दूं तो आप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आमिर निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। पी अगर 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे बारी बारी 10 पुट करोगे वैल्यू निकालोगे, 20 पुट करोगे वैल्यू निकालोगे, 30 पुट करोगे वैल्यू निकालोगे, 45 पुट करोगे वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास डिमांड का टेबल बनना शुरू हो जाएगा। जी सर। यस सर। उस टेबल को हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल ऑफ एनीथिंग ऑफ अ पर्सन। ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया ना, दिस इज द डिमांड स्केड्यूल ऑफ राइस। कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, दिस इज द डिमांड स्केड्यूल। इतना जो है दीज टू कॉलम्स आर द डिमांड स्केड्यूल ऑफ आमिर ऑफ राइस। दिस प्राइस एंड दिस कॉलम इज द डिमांड स्केड्यूल ऑफ आजम्स राइस। दिस प्राइस और ये कॉलम सी जो है नैयर का डिमांड कॉलम जो है, दिस इज द डिमांड स्केड्यूल ऑफ नैयर ऑफ राइस। ओके, प्राइस और टोटल मार्केट का जो डिमांड है, दिस इज द डिमांड स्केड्यूल ऑफ टोटल मार्केट डिमांड ऑफ राइस। आप समझ आई कहानी? यस सर। आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई सर। आगे चल, बिठाओ, चाय शाय पिलाओ। अगर मैं आपको 3 बंदों के डिमांड फंक्शन प्रोवाइड कर दूं तो क्या आप मार्केट का डिमांड फंक्शन और डिमांड स्केड्यूल बना सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो बना के देखते हैं कैसे बना, इसको बताते हैं। लो जी, सबसे पहले ये हम डिमांड स्केड्यूल बना रहे हैं, किसका बनाए? कोक का बना लेते हैं या पेप्सी का बना लेते हैं? सर जी थोड़ा नीचे से लिखे, ऊपर नजर नहीं आ रहा। ओके, पेप्सी ऊपर लिखा है, अब नीचे कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अबरार इज इक्वल टू, कांस्टेंट हो गया 12 माइनस 1 इंटू पी। ये डिमांड फंक्शन ऑफ अबरार हो गया। यस सर। ये उस्मान का डिमांड फंक्शन बनाते हैं 10 माइनस 2 पी। ये बना दिया मैंने डिमांड फंक्शन ऑफ फारिस, ये हो गया 13 माइनस 1.5 पी। सपोज करें ये 3 लोगों की मार्केट में है, ये इस पेप्सी को डिमांड कर रहे हैं, डन। सपोज यस सर। तो मार्केट का टोटल मार्केट का डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा? सर इन तीनों को ऐड करके ऐड करेंगे सर सबको। करवाओ ऐड करवाओ। एक मिनट, एक और ये ले, चौथा भी ले गया। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ असलम इज इक्वल टू 15 माइनस पी। चलो करवाओ ऐड। हेलो अंकल एंड आंटी, तो जिंदा हो? 15, 30 और 40 कांस्टेंट आ जाएगा 40। अच्छा जी, कांस्टेंट आ गया 40 और सर जी 1.5 1 2.5 ते 4.5 ते 1 5.5 माइनस 5.5 quantity demanded of total market of Pepsi is equal to this. This is the function of total market. 50 आना है सर, 50 आना है। 50 आना है सर, 50 आना है सर, 50 आना है। प्लस 13, 35 और प्लस 50। ये जो पहले भाई ने नंबर लिखवाया है ना, पहले भाई ने नंबर लिखवाया है, उससे 2 नंबर का सवाल गलत हो जाता है अगर ये पेपर में आ गया तो। जमा माइनस गलत करोगे मैं क्रॉस कर देना, फिर ना कहना फिर।
आपको मार्केट का डिमांड फंक्शन भी बनाना आ गया? सर जी 40 ही आता है। नहीं 40 आता। 40 आता है 35 50 आंदा है पुत्र, 50 आंदा है। सर फिर मेनू वैल्यू सही नजर आ 12 10 13 15 12 ਤੇ 10 22 ਤੇ 13 35 ਤੇ 15 50 15 10 25 ओहो वो जमा कर लो सही, 50 ही आंदा है पुत्र, 50 ही आंदा है। यस सर 50 है। अच्छा बच्चों, आपके पास 1 2 3 4 5 डिमांड फंक्शन है। सवाल देने लगा हूं आपको, अभी आपने करना है। अगर मार्केट में पेप्सी की प्राइस 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, 20 रुपए हो, 25 रुपए हो, सारों का डिमांड स्केड्यूल बनाइए, सारे बंदों का डिमांड स्केड्यूल बनाइए, और सारे मतलब जितने भी गिवन है जल्दी से बनाइए। यानी आपने मुझे बड़ा टेबल बनाकर दिखाना है। सर फर्स्ट वाला क्या लिखा है, 1 लिखा है कि 9? 1 पी 12 माइनस 1 पी नहीं, पेप्सी की कीमत जो लिखी है 5 लिखा बेटा, 5 10 15 20 25। वाले बंदे बंद करें सर नेगेटिव आ सकता यार। अज्यूम डाटा है, अज्यूम डाटा नेगेटिव आएगा इसमें। डाटा अज्यूम को क्वांटिटी डिमांड हमने टोटल बताना ना। जिसको मुझसे बात करनी है सिर्फ वही माइक अनम्यूट करे, म्यूट ऑन। क्वांटिटी डिमांडेड जिसको मुझसे बात करनी है सिर्फ वही अपना माइक अनम्यूट करे। जी बोलो सर। डिमांडेड टोटल बताना ना, जो एंड पे इक्वेशन दी है टोटल का। मैंने कहा हर बंदे का डिमांड स्केड्यूल बताइए अलग-अलग जितने। जी ये आपने जो टोटल बताया वो मुझे आपने बताया डिमांड स्केड्यूल ऑफ टोटल मार्केट। अगर मेरा सवाल ये होता तो सिर्फ आप इतना बनाते, अगर मैंने सबका कहा है तो आप सबके टेबल में शो करेंगे। टेबल हर एक का टेबल भी अलग और ग्राफ भी अलग। हाँ हाँ बिल्कुल। ये आपकी असाइनमेंट हो गई, करके फोटो उतार के मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अच्छा मैंने आपको एक बात समझाई है, ये देखिएगा जरा। ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, नजर आ रहा है ना, और ये प्राइस थी। ग्राफ ऐसे बन रहा था, ग्राफ ऐसे बन रहा था। यस सर। ब्लू ओके। अगर प्राइस सपोज करें प्राइस यहां पर है, इसको मैं कहता हूं P1, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q1। एग्रीड? अगर प्राइस इंक्रीज होती है P1 से इंक्रीज हो गई P2 चली गई, यानी प्राइस हुई इंक्रीज, ऐसे ही है। yes, sir. तो Q2 क्या होगी? Q2 हो जाएगी डिक्रीज, सही है? यस सर। ओके। पहला पॉइंट कर्व पे मेरा यहाँ पे था और दूसरा पॉइंट कर्व पे मेरा यहाँ पर था। एग्रीड? यस सर। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। कर्व पे मैं किस साइड पर मूव कर रहा हूं, अपर साइड पर या डाउन साइड पर? अपर साइड पर। अपर साइड पर। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की, जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से चेंज आता है, ठीक है, तो उस चेंज को या तो हम कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सटेंशन कब कहेंगे वो भी बताता हूं,
और ये जो भी मैंने करके दिखाया ये क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जी, ओके डन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।